हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रवि जी के एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का है, इसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्न बनेंगे, तो सभी इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इकोनॉमिकल सर्वे 2025-26। ठीक है, और आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो सेशन है आपको देखिएगा, तो जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण हो गया या बजट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली कर ही लिया करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 दिया गया है। इसमें देखेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है किनके द्वारा पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा संसद में पेश किया गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया। कब भाई? तो 29 जनवरी 2026 को, डेट याद रखिएगा, 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया। ठीक है, अब नोट में यहाँ दिया गया कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह पेश किया गया था, तो ये 1950 से 51 में। कब किया गया था? 1950 से 51 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं, तो वो क्या क्या है, तो आइए एक एक करके उन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है यहाँ पर अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो जीडीपी रहा, उसका वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान, तथा सकल मूल्यवर्धन का है यानी जीवीए, ये 7.3% रहने की संभावना लगाई गई। ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जीडीपी का वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान बताया गया? 7.4%। वही जीवीए की बात करें तो जीवीए जो है ये 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि भारत का संभावित विकास दर आखिर क्या रहा। तो संभावित जो विकास दर देखा जाएगा भारत का, तो ये 7% रहा। कितना? 7%। ठीक है, और उसी तरह वित्त वर्ष 2026-27 में अब बात कर लिया जाए। ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको डेट भी देखना पड़ेगा कि 2024-25 दिया है कि 25-26 दिया है कि 26-27 दिया है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि 26-27 में वृद्धि दर जो ये अनुमान लगाया गया है, तो 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, कब? तो 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वही बात करें कि जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया 25-26 वाला में, तो ये 7.4% और जीवीए 7.3%। भारत का संभावित विकास दर 7%। ठीक है, और वित्त वर्ष जो 2026-27 में कहेगा वृद्धि दर, तो 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राजकोषीय स्थिति के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगला पॉइंट है राजकोषीय स्थिति। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। एक मिनट, हाँ चलिए, यानी राजकोषीय स्थिति हम लोग देखेंगे। तो वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी। यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो भी राजस्व प्राप्तियां हुई वो जीडीपी का कितना परसेंट तक बढ़ा भाई? तो जीडीपी का 9.2% तक बढ़ा। ठीक है, जो कि देखा जाए तो ये बेहतर स्थिति माना जाता है। ठीक है, राजकोषीय स्थिति ये बेहतर माना जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आयकर रिटर्न जो भरते हैं, तो आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ रहे, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में रहे, और ये बढ़कर अभी 2025 में बात किया जाएगा कि आयकर रिटर्न भरने वाले कितने हो गए, तो 9.2 करोड़ हो गए। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9.2 करोड़ हो गए आयकर रिटर्न भरने वालों की। ठीक है, ये डाटा हो जाएगा। और 6.9 करोड़ कब का है भाई? तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ठीक है, जबकि 25 में देखिएगा तो 9.2 करोड़ हो गया आयकर रिटर्न भरने वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान
17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। तो जीएसटी संग्रह कितने का हुआ भाई? तो 17.4 लाख करोड़, 17.4 लाख करोड़ यानी लगभग 17.5 कह सकते हैं। तो 17.4 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी शब्द आया है तो ध्यान रखिएगा कि कितने प्रकार का जीएसटी का स्लैब है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। जीएसटी का जो नंबर रहता है कितने नंबर का रहता है? तो वो 15 नंबर होता है जीएसटी में, उसका पंजीयन वाला। और जीएसटी से संबंधित बिल कौन सा है, किस अनुच्छेद में आता है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र से जो डाटा है वो क्या रहा। तो सितंबर 2025 तक देखा जाए तो सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% हो गया, ठीक है। यानी कई दशकों का देखा जाए डाटा तो उसके निचले स्तर मतलब 2.2% पर हो गया है, ठीक है। कब का स्थिति है भाई? तो सितंबर 2025 तक का सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर पर चला गया है जो कि 2.2% हो गया है, ठीक है। और शुद्ध एनपीए कहा जाएगा ये शुद्ध एनपीए कितना रहा? तो 0.5%। शुद्ध एनपीए यानी ये 0.5% रहा, ठीक है। आगे वही देखेंगे कि अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि मतलब कितना रहा भाई? तो ऋण वृद्धि जो रहा अनुसूचित बैंकों का वो 14.5% यानी 14.5% रहा ऋण वृद्धि अनुसूचित बैंकों का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार देख लेते हैं कि पीएम जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए। यानी देखिए दो डाटा यहाँ पर 2-3 डाटा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाला। अब दे देगा आपको कि मतलब पीएम जन धन योजना न देकर आपको दे देगा मुद्रा योजना, तो ठीक है। तो दोनों का डाटा ध्यान में रखना है। तो पीएम जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक कितने करोड़ खाते खोले गए? तो 55.02 करोड़ खाता खोला गया, ठीक है। और उनमें से बात करिए जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना है तो 66% यानी बोले तो 36.63 करोड़ खाता ग्रामीण क्षेत्र में खुला, ठीक है। यानी टोटल मिलाकर जो खाता खुला गया ये 2025 तक मार्च 2025 तक तो 55.02 करोड़ खाता खोला गया, जिनमें से 36.63 करोड़ खाता जो ग्रामीण क्षेत्र से है जो कि टोटल का 66% है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा 36.63, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये तो ध्यान रखिएगा टोटल जो है पीएम जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक कितना खाता खोला गया भाई? तो 55 करोड़ लगभग याद रखिए, यानी 55.02 यानी 55 करोड़ याद रखिए, ठीक है। वही कहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है? 36 याद रखना है। 36 को दशमलव के बाद पलट दीजिएगा तो 63 हो जाएगा। इधर 36 है तो उधर दशमलव के बाद 63, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाला भी आपका अंक याद रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और कितना परसेंट रहा ग्रामीण क्षेत्र टोटल का? तो दोनों 36 में इधर 36.63 है तो दोनों तरफ का 3 हटा दीजिए, बीच में 6 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 66 आपको दिख जाएगा। वैसे ही तो मतलब ऐसा मतलब कुछ मतलब दिमाग में भी मतलब क्या कहते हैं उसको न्यूमेरिक वैल्यू को भी मतलब ऐसे मतलब दिमाग में डिकोडिंग कर लेना है कि आपको मतलब जब प्रश्न देखिएगा तो उस अनुसार आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मुद्रा योजना के अंतर्गत कितना किया गया भाई? तो ये देखिए रुपया बांटा गया है, वितरित किया गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि रुपया बांटा गया, खाली योजना दे देगा ना तो आपको 36.18 यहाँ 55.02 ऐसे डाटा याद रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि और यहाँ पर है 36.63 है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पर भी 36.18 है। ये भी डाटा आपने पढ़ा है, वो भी डाटा पढ़ा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब बांटा गया है, वितरित किया गया है रुपया, वो कितना किया गया, ये खाता का बात हो गया। तो खाता 3663, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में 3663, टोटल 5502 किसके तहत भाई? तो पीएम जन धन योजना खाता खुलवाइएगा तो जन धन के योजना के तहत ही खुलता है। तो आगे देख लेते हैं मुद्रा योजना, तो याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना में कितना लाख करोड़ वितरित किया गया भाई? तो 36.18, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा मुद्रा योजना में पहले कहा कि मुद्रा लो भाई,
ठीक है। देने के बाद क्या कह दिया, मुद्रा देने के बाद बांटा, तब कहा कि जा भाई मुद्रा तो घट गया, तो सीधे जितना बांटा पहले 36 रुपये बांटा, फिर क्या किया कि कहा कि ना भाई अब आधा आधा मिलेगा, यानी 36/2 यानी आधा कर दीजिए, तो 36 के आधा कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, तो 36.18, ठीक है 36.18। पहले 36 को बांटा, बाद में आधा आधा बांटी यानी 18 को बांटा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो मुद्रा योजना के तहत कितना लाख करोड़ रुपया बांटा गया, तो 36.18। इधर कहेगा ग्रामीण क्षेत्र में तो 36, आप पलट दीजिएगा तो 63 और टोटल 55.02। और वीडियो अच्छा लगे तो एगो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या तो 12 करोड़ प्लस, ठीक है। शेयर मार्केट में निवेशक जो है इन्वेस्टमेंट जो करता है, तो इसके मतलब संख्या कितना देखा गया, तो 12 करोड़ मतलब प्लस में देखा गया। कितना, तो शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ प्लस हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के बारे में देखेंगे। गिफ्ट सिटी का मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में मतलब ये प्रारंभ हो गया, ठीक है, शुरुआत हो गया, उदय कह लीजिए, प्रारंभ कह लीजिए, जो भी। तो गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए, अब गिफ्ट सिटी का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में प्रारंभ हुआ, तो किस लिए भाई, तो वैश्विक जो पूंजी है उसको आकर्षित करने के लिए, यानी खींचने के लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी का प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन भाई, तो बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन, ठीक है, जिसमें आपको बाह्य क्षेत्र कहने का मतलब जो प्रवासी से जो आय वगैरह होता है वो सारा भी चीज़ हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड देखा जाए तो 825.3 बिलियन डॉलर कितना रहा, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड रहा जो 825.3 बिलियन डॉलर रहा, ठीक है। और वही सेवा निर्यात देखें तो सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड देखा जाए तो 387.6 अरब डॉलर रहा। कितना रहा, 387.6 अरब डॉलर रहा सेवा निर्यात, ठीक है। कितना वृद्धि के साथ भाई, तो 13.6 वृद्धि के साथ 387.6 अरब डॉलर रहा सेवा निर्यात। और वही कुल निर्यात रिकॉर्ड देखा जाए तो 825.3 बिलियन डॉलर रहा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग डाटा जो है। तो आगे क्या है भाई, आगे है आपका यहाँ पर जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार, जो जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। कितना बिलियन डॉलर, तो 701.4 बिलियन डॉलर पहुँच गया, जो कि 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को 135.4 कितना, तो 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई। कौन राशि भाई, कौन धनराशि, तो प्रवासी धनराशि। प्रवासी धनराशि कितना के, तो 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई भारत को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नोट में दिया गया है, देख लीजिए क्या है भाई। तो प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण मतलब, हाँ तो देखिए डाटा ये भी अच्छा है कि जो प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण है ये स्टैटिक के पार्ट्स में भी आपके आ सकता है। तो देख लेते हैं कि प्रारंभ में आर्थिक सर्वेक्षण है ये केंद्रीय बजट के ही साथ मतलब होता था, ठीक है, पेश किया जाता था, ठीक है, यानी कहने का मतलब केंद्रीय बजट का ही हिस्सा था, ठीक है। परंतु 1964 में देखा जाए तो पहली बार 1964 में इसे आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तभी से यह आम बजट से एक दिन पहले यानी संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक दिन पहले आम बजट से, ठीक है। कब से, तो 1964 से, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे अगला विशेषता जो है सामाजिक क्षेत्र वाला देखेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा भी आ जाता है भाई, सोशल मतलब देखिएगा इसका एरिया, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी आएगा सोशल चीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में देखेंगे तो वर्तमान में देश में कुल कितने आईआईटी हैं, आईआईएम टोटल कितना है और एम्स कितना है भाई। तो आईआईटी की संख्या कितना हो गया है, तो आईआईटी 23 गो है, आईआईटी के गो है 23 गो, ठीक है। वही आईआईएम कहेगा तो आईआईएम 21 गो है, और वही आईआईएमएस यानी एम्स कहेगा तो एम्स 20 गो है, ठीक है। तो एम्स कितना है, 20 गो, आईआईएम कितना है, 21 गो, ठीक है, और 23 गो क्या है, आईआईटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी लास्ट में टी आ रहा है तो टी से 23, इसे तो ये वाला याद रह जाएगा, आईआईटी 23 गो है, ठीक है। और आईआईएम 21 गो, आईआईएम 21 गो और एम्स
20 गो। तो IIM और एम्स में भूलिएगा, तो जान लीजिएगा कि जिसका अक्षर ज़्यादा रहेगा वो कम रहेगा, जिसका कम रहेगा वो ज़्यादा। तो IIM में 3 गो अक्षर है तो ये 21, और एम्स में 4 गो है, 5 गो है तो ये 20। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि एम्स 20 गो और IIM 21 गो और 23 गो IIT। आगे देख लेते हैं, सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे। यानी सितंबर 2025 तक देश में कुल कितने लोग कार्यरत थे भाई? तो 56.2 करोड़ लोग। ठीक है, तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर जो रहा वो घट गया, और घटकर कितना हो गया? 4.8% हो गया, घटकर 4.8% रह गया बेरोजगारी दर। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी कितना रहा? तो 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 41.7% हो गया। कितना महिला श्रम बल भागीदारी रहा? 41.7% हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर, तो GDP में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा। GDP में सेवाओं का हिस्सा कितना रहा? 53.6%, जो कि अब तक का सर्वाधिक था। ठीक है, आगे देख लेंगे कि भारत दुनिया का कौन सा निर्यातक देश बन गया भाई? मतलब तो ये 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। यानी भारत को देखा जाए तो दुनिया का अब तक सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यात करने के मामले में भारत कितने स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ठीक है, इससे भी आगे 6 गो है और उसके बाद 7वां नंबर पे आता है भारत निर्यात करने के मामले में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। ठीक है, आगे देख लेंगे उपभोग और निवेश। ठीक है, उपभोग और निवेश के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो निजी उपभोग GDP का 61.5% रहा। निजी उपभोग GDP का कितना रहा? 61.5%, जो कि 2012 के बाद अब तक का उच्चतम है। ठीक है, आगे देख लेंगे सकल स्थिर पूंजी निर्माण में कितना का वृद्धि हुआ? तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% का वृद्धि हुआ। 7.8% का वृद्धि हुआ सकल स्थिर पूंजी निर्माण में। ठीक है, तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण कहेगा कितना का वृद्धि? तो नहीं याद आ रहा है तो याद रखिएगा 7-8 को भइल हुई, 7-8 को भइल हुई, 7-8 को भइल हुई यानी 7-8, बीच में दशमलव, तो 7-8 यानी सकल स्थिर पूंजी निर्माण में कितना की वृद्धि? तो 7.8। ठीक है, आगे देख लेते हैं कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से क्या हुआ है भाई? ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। तो सिंपल सा बात है, ये अच्छा चीज़ है। आगे देख लेते हैं, देखिए मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति के बारे में देखेंगे। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा के दाम गिर जाता है, महंगाई मतलब बढ़ जाता है, कहने का मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं अप्रैल-दिसंबर 2025। देखिए कीमत बढ़ जाता है इसमें, तो वही है। आगे देख लेते हैं अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर देखा जाए यानी मुद्रास्फीति कितना रहा? तो 1.7%। कितना? 1.7% रहा, जो अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। ठीक है, 1.7% रहा। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान मुद्रास्फीति कितना रहा? यानी खुदरा महंगाई दर, औसत खुदरा महंगाई दर कहिए या मुद्रास्फीति, ये 1.7% रहा, जो कि अब तक का सबसे न्यूनतम रहा। आगे देख लेते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित जो तथ्य हैं तो उनको भी एक नज़र डालेंगे। तो देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र से देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन जो है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देखा जाए तो 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। ठीक है, यानी इसको 3577.3 ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3577.3। ठीक है, मछली उत्पादन के मामले में देखा जाए कि मछली उत्पादन में कितना का वृद्धि हुआ? तो मछली उत्पादन में जो वृद्धि देखा जाएगा तो वो 140% का हुआ। कितना? मछली उत्पादन में वृद्धि 140% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 100% भी नहीं, 140% का वृद्धि हुआ है मछली उत्पादन में। ठीक है, आगे देख लेते हैं बागवानी उत्पादन। तो बागवानी उत्पादन जो हुआ ये 367.72 हुआ, 367.72 मिलियन टन। ठीक है, ये 367.72 मिलियन टन इसको एक्चुअली कहा जाएगा, लेकिन याद रखने के लिए एक ही में बोल दे रहे हैं, 72 कह दे रहे हैं, नहीं तो इसको दशमलव के बाद को हर अंक को मतलब अलग अलग
बोलना पड़ता है, यही शुद्ध चीज़ हुआ। ठीक है, तो 367.72 मिलियन टन जो हुआ बागवानी उत्पादन। ठीक है, जो कि अब तक का जो अनुमानित मतलब उत्पादन था उससे कहीं ये अधिक रहा। ठीक है, आगे देख लेते हैं पीएम किसान योजना है, इसके अंतर्गत अब तक पात्र जो भी किसान हैं उनको 4.09 लाख करोड़ यानी 4.09 लाख करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है, यानी दिया जा चुका है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं भाई, अगला जो पॉइंट है क्या है, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र से देख लेते हैं यहाँ पर, तो PLI योजना के तहत, कौन सा योजना के तहत, PLI योजना के तहत, तो बहुत सारे लोगों को PLI का मतलब ही नहीं मालूम होगा, तो कमेंट कीजिएगा कि PLI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर PLI योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, PLI योजना के तहत कितना लाख करोड़ रुपया का निवेश किया गया, तो 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन। और वही बात करें नौकरी कितना, तो 12.6 लाख करोड़ नौकरी, 12.6 लाख नौकरी हुआ, करोड़ नहीं, 12.6 लाख नौकरी। ठीक है, और वही 18.7 लाख करोड़ रुपया उत्पादन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए 10 गो प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, और इस 10 गो प्रोजेक्ट में कितना का निवेश किया गया, तो 1.6 लाख करोड़, या करोड़ में है 1.6 लाख करोड़ निवेश करके मतलब सेमीकंडक्टर के लिए 10 गो परियोजना मतलब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे देख लेते हैं भाई, अवसंरचना और कनेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। तो अवसंरचना और कनेक्टिविटी देख लीजिए यहाँ पर, पूंजीगत व्यय, ठीक है, यानी कैपेक्स जो है ये बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया। कितना हो गया पूंजीगत व्यय, बढ़ के 11.21 लाख करोड़ हो गया। हाईवे जो हो गया ये 10 गुना बढ़कर, हाईवे जो है ये 10 गुना बढ़कर मतलब कितना हुआ है भाई, तो ये 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, यानी कितना बढ़ा, तो ये 5,364 किलोमीटर, कितना 5,364 किलोमीटर। हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, तो हवाई अड्डों की संख्या 164, हवाई अड्डों की संख्या 164। ठीक है, आगे देख लेंगे गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के बारे में। अगला जो विशेषता है ग्रामीण उन्मूलन और ग्रामीण विकास से संबंधित, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर कितना हो गया है, तो ये माइनस में हुआ है, घटकर 11.28% हुआ है। बहुआयामी जो गरीबी दर है ये 55.3% से घटकर 11.28% हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे सामाजिक सेवाओं पर खर्च। तो सामाजिक सेवाओं पर भी खर्च देख लीजिए कि सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च है ये क्या है, तो GDP का 7.9%, GDP का 7.9% रहा सामाजिक सेवाओं पर, यानी सोशल सर्विस पर जो खर्च रहा GDP का कितना परसेंट, तो 7.9%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एंड होता है। और ये तो हम लोगों ने देख लिया था कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो लाएँ तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा, और इसी तरह से आपको हर टॉपिक पे एक एक वीडियो आते रहेगा, जो कि आपका करेंट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारा हम कवर करा देंगे धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।